टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी डॉक्टर अबीरा अली, गायनेकोलॉजिस्ट। और आज मैं आपसे एक केस डिस्कस करने लगी हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आई, सादकाबाद से कोई साहिब थे, मुझे नाम तो नहीं उनका याद, लेकिन वो मुझसे अपनी सीमन की रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो उनकी सीमन की रिपोर्ट में बहुत मसला आ रहा था, काफ़ी मसला आ रहा था। और इसके बाद जब मैंने उनसे हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री के बाद उन्होंने मुझसे एक अपना पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस किया, जो कि ये था कि उनको किसी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके ये बताया था कि इनके दोनों साइड पे वेरिकोस सील का मसला है। तो ये वेरिकोस सील के बारे में मैंने सोचा कि मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ये एक कॉमन कंडीशन है और इनफर्टाइल जो मेल होते हैं उनमें ये मसला कॉमन होता है। तो ये इसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिकोसील क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं और इसकी अलामात क्या आती हैं, इसका ट्रीटमेंट कब करवाने की ज़रूरत होती है, और अगर ट्रीटमेंट करवाना है तो इसकी सक्सेस रेट क्या है और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि वेरिकोसील क्या होती है। वेरिकोसील बेसिकली जो सक्रोटम होता है, सक्रोटम क्या होता है, बेसिकली जो टेस्टिस को होल्ड करके रखता है वो स्ट्रक्चर होता है सक्रोटम। और सक्रोटम की जो वेन्स होती हैं जब वो डायलेट हो जाती हैं, फूल जाती हैं, तो इनकी वजह से, इनकी डायलेटेशन की वजह से जो सेंसेशन आती है, बड़ी अनकंफर्टेबल सी सेंसेशन होती है। तो इसकी जो एबनॉर्मल स्वेलिंग होती है इसको वेरिकोसील कहा जाता है। तो ये जो वेरिकोसील होती है ये कॉमन है, 15% मेल पॉपुलेशन में वेरिकोसील का मसला है, और जो इनफर्टाइल मेल हैं उनमें 40% इनफर्टाइल मेल में ये वेरिकोसील का मसला होता है। अब अगर बात की जाए इसके कॉज की कि ये एकदम से वेन्स क्यों फूलने लगती हैं, तो ये एकदम से नहीं फूलती, कई साल लगते हैं इस प्रोसेस में। बेसिकली जो वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर कुछ वेल्व्स होते हैं। ये वेल्व्स क्या करते हैं कि ये वेन के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसको एक ही डायरेक्शन में रखते हैं, यानी कि यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो रहता है वेन के अंदर। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से या किसी और इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, और बाज़ औक़ात पैदाइशी तौर पे ही ये वेल्व्स जो होते हैं ये इनकॉम्पिटेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो ब्लड फ्लो है उसको एक ही डायरेक्शन में नहीं रख सकते। यानी सिर्फ फॉरवर्ड ही नहीं, ब्लड बैकवर्ड भी आ जाता है, और जब ब्लड बैकवर्ड आ जाता है तो ये वेन्स में इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से वेन्स की स्वेलिंग होती है। इसको हम वेरिकोसील कहते हैं। अब इसकी अलामात क्या आ सकती हैं। ये जो अलामात होती है ना, इसकी आमतौर पे ये अलामात ज़ाहिर नहीं होती जब तक कि जो लड़का कोई होता है प्यूबर्टी की एज तक नहीं पहुंचता। आल्दो ये प्रोसेस बहुत देर पहले का शुरू हो चुका होता है, लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो जेनिटल एरिया का ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, तो फिर वेरिकोसील भी विजिबल होने लगती है। अब उसको अलामात सबसे पहले क्या आएंगी, किसी भी मेल को उसको पेन हो सकती है सक्रोटल एरिया की। इसके अलावा टेस्टिस पे चूँकि वेन्स का बोझ पड़ता है, तो इस वजह से जो सक्रोटल एरिया है वो ड्रैगिंग सेंसेशन आती है उस जगह पे, कि जैसे नीचे को प्रेशर पड़ रहा है। इसको बैग ऑफ वर्म्स की भी सेंसेशन कहा जाता है, कि जैसे एक बैग में बहुत सारे हमने वर्म्स डाले हों, उस तरह की फीलिंग आती है। तो इसके अलावा इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको फर्स्ट टाइम इसका पता चलता है, विजिबल भी हो रही होती हैं वेन्स। तो फिर आप क्या करते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। जब भी ये अलामात आती हैं आपके पास, तो आपने सबसे पहले किसी यूरोलॉजिस्ट को चेक कराना है। यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो कि मसाने का और मेल के जो इस तरह के मसले होते हैं उनका माहिर डॉक्टर होता है। तो वो आपका सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, क्योंकि ये जो वेरिकोस वेन्स होती हैं ये सबसे ज़्यादा विजिबल आपकी जब तब होती हैं जब आप खड़े होते हैं। जब आप लेटते हैं तो ये लेस प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और जब आप कोई और पोजीशन इख्तियार करते हैं बाज़ औक़ात क्या होता है ये बिल्कुल डिसअपीयर हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही खड़े होते हैं अगेन विजिबल हो जाती हैं। तो इसका डायग्नोसिस बेसिकली तो क्लिनिकल है। बाज़ औक़ात हमें अल्ट्रासाउंड भी करवाना पड़ सकता है, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड के ऊपर वेरिकोसील आती है, बज़ाहिर फिजिकल एग्जामिनेशन पे कोई भी वेरिकोसील नहीं नज़र आती।
तो ऐसी वेरिकोसील बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, जो कि नजर ही नहीं आ रही एग्जामिनेशन पे, इसको सब क्लिनिकल वेरिकोसील कहा जाता है। तो ये थी वो वेरिकोसील। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है माइंड में कि ये वेरिकोसील हार्मफुल है या नहीं। अब ये जो वेरिकोसील है, अगर ये आपको कुछ नहीं कह रही, कोई पेन नहीं कर रही, कोई और मसला नहीं कर रही, इनफर्टाइल भी नहीं कर रही, आपको आपका सीमन एनालिसिस भी ओके है, तो फिर परेशानी की बात नहीं है, आपको इसको ट्रीट भी कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हल्की फुल्की ड्रैगिंग सेंसेशन फील होती है, तो आप जो ब्रीफ्स मिलते हैं, शॉर्ट्स जैसे ब्रीफ्स मिलते हैं, उस तरह के अंडरवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। स्नग अंडरवेयर जिनको बोला जाता है, वो यूज़ कर सकते हैं ताकि उस एरिया को सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा आप पेन किलर्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पेन का मसला हो रहा है। लेकिन होता क्या है, बाज़ औक़ात लोगों का स्पर्म काउंट ख़राब होने लगता है, स्पर्म का जो सारे पैरामीटर्स हैं वो ख़राब होने लगते हैं, और ऐसा 40% मेल्स में होता है, जो जिनको ये मसला हो रहा होता है ना वेरिकोसील का, उनमें 40% लोगों को स्पर्म के सैंपल की रिपोर्ट जो है वो ख़राब आती है उनकी। तो फिर ऐसे लोगों के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि ऐसे लोग ट्रीटमेंट करवाएं, और वो लोग ट्रीटमेंट करवाएं जो कि जिनको पेन का मसला हो रहा है, और इसकी चूंकि टेस्टिस की तरफ को जाने वाली ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो रही होती है, तो बाज़ औक़ात ये जो टेस्टिस होती हैं उनका साइज श्रिंक होने लगता है क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही। इसको टेस्टिकुलर एट्रोफी बोलते हैं। तो अगर ये मसला होने लग जाए कि आपकी जिस साइड पे वेरिकोसील है, उस वो वाली साइड की जो टेस्टिस है वो छोटी होने लग गई है दूसरी टेस्टिस की निस्बत, तो फिर आपने इसका ट्रीटमेंट करवाना है। और ये बेसिकली ज़्यादातर कॉमन होती है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड की निस्बत तो बहुत रेयर केसेस में ऐसे होता है कि दोनों साइड की ये वेरिकोसील मौजूद हो। तो अगर ये प्रॉब्लम्स हैं और आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको ये करा लेनी चाहिए, इसकी सर्जरी करवा लेनी चाहिए या इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, तो आपने ये ट्रीटमेंट कंसीडर करना है। स्पेशली मैं जैसे आपसे केस की बात करी थी, तो वो जो साहिब थे उनकी स्पर्म की रिपोर्ट ख़राब थी और वेरिकोसील भी उनको दोनों साइड्स का था। तो ऐसे लोगों में हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने वेरिकोसील का ट्रीटमेंट करवा लें। वेरिकोसील का ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो तो सर्जरी है। सर्जरी में हम क्या करते हैं, सर्जरी बेसिकली एक डे का प्रोसीजर है जो कि हल्के एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है, और ज़्यादातर तो ये होता है कि हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं क्योंकि इसकी सर्जरी थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, 2 घंटों तक ये जा सकती है सर्जरी। तो करना क्या होता है, हमने पहले एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का कट लगाना होता है। ये यूरोलॉजिस्ट करते हैं सर्जरी, और वो एक छोटा सा कट लगाते हैं आपके ग्रोइन एरिया में, जहाँ से जिस साइड की टेस्टिस होती हैं वहाँ पे, और वहाँ से ये फाइंड करते हैं आपका जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या होता है, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, और इसके अलावा वास डेफरेंस होती है और कुछ लिम्फ वेसल्स होती हैं। तो हमने वास डेफरेंस को कुछ नहीं कहना, ब्लड वेसल्स में आर्टरीज को कुछ नहीं कहना, लिम्फ वेसल्स को कुछ नहीं कहना, जस्ट और जस्ट वेन्स को, जिनका मसला चल रहा था जो कि एनगॉर्ज थी, उनको टाई कर देते हैं, उनको बांध देते हैं ताकि उनकी ब्लड सप्लाई रुक जाए और ये मसला ना हो और वो इतनी उनकी स्वेलिंग ना हो। आर्टरीज हमें इसलिए चाहिए होती हैं, उनको हम नहीं छेड़ते क्योंकि हमें उस साइड की टेस्टिस की ब्लड सप्लाई चाहिए होती है ताकि उस तरह हेल्दी ब्लड आ सके। तो हम उनको कुछ नहीं कहते और ये जो सर्जरी है ये कंप्लीट कर ली जाती है। अब इसके अलावा एक और भी ऑप्शन होता है हमारे पास, वो क्या है, वो है एम्बोलाइजेशन का प्रोसेस। अब एम्बोलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसमें बेसिकली इसको जो करते हैं डॉक्टर, वो होते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, जो कि सबसे पहले आपको एक कंट्रास्ट का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि आपकी वेन सारी लेबल हो जाएं, और उसके बाद जहाँ पे मसला, जिस वेन का मसला है वो वेन नज़र आ जाती है कंट्रास्ट मीडियम की वजह से। और फिर हम क्या करते हैं, हम एक ट्यूब डालते हैं उस वेन के अंदर, और उस ट्यूब की मदद से हम या तो कोयल डालते हैं या कोई ऐसा एजेंट डालते हैं जो कि उस वेन को ब्लॉक कर देता है। तो मकसद वही है, या टाई कर दें सर्जरी के ज़रिए या एम्बोलाइजेशन करके उस वेन को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि ब्लड सप्लाई वेन की रुक जाए और नतीजतन ये स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाए। तो दोनों ही तरह के प्रोसीजर हो रहे हैं आजकल। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिकली भी
इसकी सर्जरी की जा रही है कैमरे के ज़रिए। अंदर से पेट के अंदर से ट्यूब्स डाली जा रही हैं और वो निस्बतन शॉर्ट प्रोसीजर होता है, 30 से 40 मिनट का प्रोसीजर होता है और दोनों के तकरीबन एक ही तरह के रिज़ल्ट्स आते हैं। तो जब सर्जरी हो जाती है, सर्जरी का अगर हम आउटकम देखें क्या है कि सर्जरी के बाद 2/3 लोगों का जो सीमन एनालिसिस हम 3 माह के बाद करवाते हैं, तो वो इम्प्रूव्ड आता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि प्रेगनेंसी का रेट देखा जाए तो प्रेगनेंसी का रेट भी ये होता है कि 40% मेल फिर इसके बाद कंसीव कर लेते हैं। 40% जो लोग हैं इन मेल्स हैं इनकी प्रेगनेंसी हो जाती है इसके बाद, इसके ट्रीटमेंट के बाद। अब अगर सर्जरी की बात करें तो सर्जरी का जो ये रिजल्ट है इसमें 15% लोगों में ये होता है कि ये रिकरेंस हो जाती है सर्जरी के बाद भी। तो अगर सर्जरी के बाद रिकरेंस हो जाती है तो इसकी हम एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं अगेन, और इसके अलावा हम इनको कंजर्वेटिवली भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये सर्जरी फिर भी इफेक्टिव है और उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी देर से इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे होते हैं तो उनको तो लाजमी इसकी सर्जरी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ एक यही वजह होती है इनफर्टिलिटी की और पुअर सीमन एनालिसिस की। अब इसके बाद की एहतियातें क्या हैं? एक तो ये आप 1-2 दिन में आप हील होना शुरू हो जाते हैं, रिकवर करना शुरू कर जाते हैं और माइनर सा कट लगता है तो उस जगह की स्वेलिंग हो सकती है, हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है अगर आपने एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं किया हुआ। और इसके अलावा आपने कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी 2 वीक्स तक। आप 5-6 दिन के बाद अपनी जो जॉब है उस पर जा सकते हैं और 1 वीक के बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी को भी रिज्यूम कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेरिकोसील, जो कि मेरे माइंड में था कि जैसे मैंने उन भाई को गाइड किया है तो मैं ऐसे ही आप सब लोगों को भी गाइड करूँ, क्योंकि ये अगर 15% मेल्स में कॉमन है ये मसला, तो यकीनन ये आप में से बहुत से लोगों में ये मसला होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।